भोपाल कैसा लगा आपको एज ए शूटिंग डेस्टिनेशन? राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, अब ये चौथी फिल्म है, तो आप समझ सकते हैं भोपाल मुझे कैसा लगता होगा। चीफ मिनिस्टर से मिलना हुआ वहाँ कभी? बहुत बढ़िया, मतलब उनसे अगर संपर्क करना हो तुरंत हो जाता है संपर्क। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अगला प्रोग्राम हम जीत सकते नहीं, हम जीतेंगे। We will win this match. तूने हमारे पति का ही नहीं, औरत के मर्यादा की हत्या की है। तू नहीं बचेगा। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, दुश्मन तो समाज खुद है अपना। तुम्हारी खुशनसीबी और हमारी बदनसीबी कि हम होम मिनिस्टर हैं और आज यहाँ मार नहीं सकते तुमको। बस आज भर का टाइम है तुम्हारे पास। तबरेज भाई, कल तक का टाइम नहीं था हमारे पास। गरीबी, भुखमरी, बेकारी, ये सब रंग पूछ के वार नहीं करते, ये पेट की मारी जनता है। राय साहब, एक रोटी का आसरा दे दीजिए, 2 मीठे वादे कर दीजिए, किसी भी रंग का झंडा उठा लेंगे। खलबली मच गई। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे हमारी एकता तोड़े। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। कैसे हमारे परिवार के हत्यारों को वोट देकर सत्ता की कुर्सी पर बिठाएंगे आप लोग? जवाब दीजिए हमें। एजुकेशन से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। पेड सर्विस विदाउट गारंटी। इस देश में 2 भारत बसते हैं। मैं ऐसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता जो गरीबों की इज्जत करना नहीं जानता। कबीर मत करिए, इसका अंत बहुत भयानक होगा। सही बोल रहा है तू। अगली बार जब हम मिलेंगे, हम दोनों में से एक ही वापस लौटेगा। क्या समझ रखा है आपने हमको? बाराती का ढोल कि आप बजाते रहेंगे और हम डांस करते रहेंगे? इनफ! न करें आप जनता के, और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा, पब्लिक का डायरेक्ट एक्शन। आज मर जाएंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर। आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रकाश जी, बिहार के एक छोटे से गांव से चल के आप मुंबई आए जी, और सारे देश में इस तरह की आपने धूम मचाई, और बिहार में आपको गुदड़ी का लाल कहा जाता है, तो आज आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अभी भी वैसा ही हूँ, और अभी भी उसी छोटे से गांव
बेतिया के आसपास पश्चिम चंपारण में मेरा गांव है, मेरा घर है। लगभग रोज बात हो जाती है वहाँ गांव से। मेरा छोटा भाई है, वो खेती बाड़ी वही देखता है, लोगों से भी चर्चा हो जाती है। तो अभी भी वहीं का हूँ। दिल में बसा हुआ है गांव? हम गांव में ही बसे हुए हैं। हम यहाँ आ गए हैं, कर्मभूमि हमारी मुंबई हो गई। और यही कहूँगा कि भाग्यशाली रहा कि जब भी जो करना चाहा ईश्वर ने साथ दिया उसमें। तो एजुकेशन वगैरह कहाँ हुई, स्कूल एजुकेशन? और जी मेरी आरंभिक स्कूल की पढ़ाई जो है वो आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल तिलैया में हुई। वो कैसे? माता और पिताजी को ऐसा था कि मैं किसी पब्लिक स्कूल में जाऊं, और सैनिक स्कूल उस वक्त नया नया खुला था 1963 में। मैं पहले बैच का विद्यार्थी था। बड़ी अच्छी शिक्षा रही वो, मतलब मेरे स्कूल के दिन जो हैं वो बड़े कठिन, बड़े श्रम भरे और बड़े ही जागृत करने वाले वर्ष थे। मेरे जो बैचमेट्स हैं, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में कम्पीट हुआ था 1969 में, और मेरे बैचमेट्स जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, मेजर जनरल हैं, वो सब संपर्क में हैं लोग। बातचीत आप आर्मी में क्यों नहीं गए फिर? मैं 12वीं क्लास तक आते आते 11वीं 12वीं तक मेरा ऐसा मन हो गया था कि मैं कुछ अलग करना चाहता था। रेजिमेंटेड लाइफ या जो एक एक्सपेक्टेशन होती है सिविल सर्वेंट बनना, या उसमें सीमित नहीं रहना चाहता था मैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी अलग करूं, चित्रकार बनूं या लेखक बनूं या संगीतकार बनूं या कुछ इस तरह की चीज़ मेरी भावना मेरे घर में। हालांकि ऐसी कोई एक्सपोजर नहीं थी, सिवाय इसके कि स्कूल में आर्ट्स में बड़ा इंटरेस्टेड रहा करता था। आर्ट्स टीचर हमेशा हमारी पूछ किया करते थे। जब भी स्कूल में कोई ड्रामा हो या कोई इस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो सबसे पहले मुझे बुलाया जाता था, मैं पूरे चार्ज में हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ अलग करूं। उस वक्त तक वो सपनों जैसा ही था। फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी में नहीं जाकर के मैं कॉलेज में चला गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स ऑनर्स रामजस में मैंने तो एडमिशन। मन तो आर्ट में बसता था और आए फिजिक्स में, ये कैसे? पढ़ाई में अच्छा होता था और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करते थे। और एक चीज़ आपको बता दूं कि साइंस का और कला का बड़ा गहन संबंध है। न्यू फिलोसफी? हाँ, मतलब आर्ट्स तो आदमी पढ़ ही सकता है, लेकिन जो साइंस है, जो अभी भी मुझे जितनी भी विधाएं हैं फिल्म में, चाहे वो साउंड रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो कंपोजिशन हो, चाहे वो कहीं आर्ट डायरेक्शन हो, वहाँ भी मापदंड की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों में साइंस हमेशा काम आता है। फिर मुझे ऐसा लगता था, वो उस समय उतना सोचा विचारा नहीं और उतनी मतलब प्रबलता से अपने माँ बाप को नहीं कह पाया। एडमिशन हो गया वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता था। साल भर के अंदर मैं फिर डगमगाने लगा और जाकर के अंततोगत्वा मैंने अपने माता पिता से कह दिया कि मेरे से ये नहीं होगा। क्योंकि हमारे बिहार में तो क्या है कि सिविल सर्वेंट्स की फैक्ट्री है। हाँ, यू आर राइट। और जिस जमात से मैं आता हूँ, पढ़े लिखे ख़ानदान से, तो वहाँ तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप आईएएस बनेंगे, नहीं तो आईपीएस बन जाएंगे, आईएफएस बनेंगे, कुछ तो आप व्यवस्थित होंगे। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता और ना बन पाऊँ ज़िंदगी में, इसीलिए मैं ग्रेजुएशन नहीं करूँगा। वाह। तो मेरे पास कोई चारा नहीं रहेगा। और थोड़े बहुत संघर्ष और थोड़ी बहुत विरक्ति के बाद मैंने घर छोड़ दिया। तो व्यवस्था के प्रति आक्रोश शुरू से ही था मन में? नहीं, दरअसल ऐसा कुछ नहीं था। आज भी व्यवस्था के प्रति आक्रोश नहीं है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि समय के साथ और इतिहास के साथ व्यवस्थाएं तो बदलती रहती हैं। नई नई चीज़ों से नई नई चेंजेस आते हैं। मैं एक दर्शक तो हूँ, साथ साथ ऑब्जर्व करता हूँ और जो चारों तरफ होता रहता है उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो आक्रोश अगर समाज में है तो वो आक्रोश मेरी सोच में आता है। वाह। मैं व्यक्तिगत रूप से आक्रोशित नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये अगर उदार
आर्थिक नीति होगी तो उसके क्या परिणाम होने वाले हैं समाज पे। जब डिप्रेशन होगा तो क्या समाज में परिवर्तन आने वाले हैं। क्योंकि आज जो हम अपने देश में एक नई व्यवस्था, नए तरह के, समझिए कि सबसे बड़ी हमारी यंग लोगों की आबादी है, सबसे बड़ी है, विश्व में सबसे बड़ी है, और इनकी पूरी सोच बदल गई है। सोच बदलने का मूल कारण है आर्थिक उदारनीति, क्योंकि उसने नई व्यवस्था, नए समाज को जन्म दिया 1990 के बाद। तो वो आज मैच्योर कर गया है, वो आज बोल रहा है, वो आज सोच रहा है, वो आज परफॉर्मेंस मांग रहा है। पूरे विश्व में आप देखें तो एक प्रोटेस्ट का एक वातावरण चल रहा है, जहाँ की मध्यवर्गीय समाज जो है, या पढ़ा लिखा यंग आदमी जो है, वो बाहर निकल करके अपनी बात कहना चाहता है। तो फिर कॉलेज से कहाँ गए? कॉलेज छोड़ा तो? कॉलेज छोड़ करके थोड़ा, जैसे घर पे तो कुछ दिनों तक संघर्ष चला। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि अच्छा ठीक है, चलो पढ़ाई लिखाई तुमने छोड़ ही दी, तुमको अगर ज़िंदगी ऐसे ही करनी तो अब रहो यहाँ, हमको चैन दो, हमको छुट्टी दो, हम जाते हैं घूमने, हम, और तुम यहाँ खेती करो गांव में। चंपारण में। चंपारण, वही बेतिया में, बरहड़वा हमारा गांव जहाँ है। तो करीब करीब साल भर मैंने खेती की। कितनी ज़मीन थी गांव में वहाँ? बड़ी ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है, पूर्वजों की ज़मीन अच्छी है। मैंने तो फिर बाद में बहुत और भी खरीद के उसको बढ़ाया, लेकिन उस वक्त भी 40-50 एकड़ ज़मीन थी। तो खेती की आपने? तो मैंने दो फसलें उगाई, एक खरीफ की, एक रबी की फसल जो है, वो फसल उगाई मैंने। कितना इन्वॉल्वमेंट था उस प्रोसेस में? पूरी तरह से मैं खेत खोदने से और पानी डालने से और बीज डालने से और पूरी तरह से वही दिन रात का काम ही वही था। वो एक साल मैंने जिस तरह से आर्मी का काम किया, उस तरह से खेती में किसान का काम किया। घर में था ट्रैक्टर वैक्टर ये सब थे या देसी स्टाइल से? जी थे। उस वक्त जितने भी संसाधन एक अच्छे समृद्ध किसान के पास होने चाहिए वो थे, और वो अच्छी, बहुत भाट की ज़मीन हमारी है, बड़ी अच्छी ज़मीन है, वहाँ हर फसल पैदा होती है। पानी कैसा था? पानी तो बिहार में आप जानते हैं कि वाटर टेबल जो है वो 10 फुट नीचे है। सिर्फ मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन वाटर टेबल है वो। व्यवस्था जो है सिंचाई की भी बहुत अच्छी थी, तो अच्छी खेती है। क्या उगाया आपने? 2 फसलें किसकी करी? धान की एक फसल की और गेहूं की एक फसल की। धान जो है वो रबी खरीफ की फसल की, उसमें मक्का भी हो गया, ज्वार भी हो गया, और गन्ना भी लगाया था। और जब धान करते हैं तो खेत में पानी रहता है, तो उस वक्त तो ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते, सिर्फ धान ही होता है। लेकिन जो गेहूं की जो खेती होती है, उसमें खेत सूखा रहता है, तो उसके साथ में लोग मकई भी लगा देते हैं, उसके साथ में लोग बाजरा भी लगा देते हैं। तो इन चीज़ों का ज्ञान भी अच्छा रहा। फिर 1 साल तक खेती की, उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये मेरा लक्ष्य है नहीं, और मैं इसमें फंसने का कोई कारण नहीं है। तो जो फसल मैंने पैदा की, वो फसल अच्छे से समेट के रख दिया। और माँ बाप उन दिनों गोड्डा में थे, हमारे बिहार में, साउथ बिहार में एक जगह है। मैंने चाबी वाबी ली, गया, उनसे मिला, उनको सौंप दिया। मैंने कहा अब तुम अपनी संभालो, जैसे संभालना है, मैं चलता हूँ। मेरी जेब में सिर्फ 300 रुपये थे। ये 1972 की बात है। और पटना आकर के मैंने मुंबई का टिकट कटाया। मुंबई जे स्कूल ऑफ आर्ट्स ज्वाइन करने के इरादे से मैं आया था। रास्ते में एक हमारे साथ में जौनपुर से बैठे राजा राम जी पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे यहाँ पे, उनसे दोस्ती हो गई। उनके टिफ़िन में ढेर सारा पराठा और सब्जी और मिठाइयाँ थी, वो मुझे खिलाते पिलाते ले आए। उनको अंदाज हो गया कि मेरा बम्बई में कोई है नहीं, तो स्नेह हो गया उनको। कहा उन्होंने कि दहीसर में होता है कभी इस बड़े पद पे आने के बाद? कभी काफ़ी दिनों तक मिलता रहा था, अब वो है नहीं। दहीसर में उनका मकान होता था, और वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे। अच्छे भले आदमी थे। उनके यहाँ अपने इलाके के बच्चे जो हैं, वो एक आध फ्लैट उनका खाली रहता था, तो फर्श पे सोते थे लोग, दाल भात मिल जाता था उनके यहाँ खाने को। तो शुरुआती समय में वही दहीसर में ठिकाना रहा मेरा। और फिर जे स्कूल में क्या हुआ? सेमेस्टर शुरू होने में समय था। एडमिशन मिल गया? नहीं, एडमिशन मिला नहीं, क्योंकि सेमेस्टर शुरू हो गया था। तो अगले साल के लिए हमने इंतज़ार करना था। उस बीच में छोटे मोटे काम करने लगे, क्योंकि
खाना पीना चाहिए था, तो चूँकि राजा राम जी क्या रहते थे तो उनके साइट्स पर जा कर के उनका हिसाब किताब कभी लिख देते थे, तो रहने और खाने का इंतज़ाम हो जाता था। साठे साहब यहाँ महाराष्ट्र के, वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, इंदिरा जी की सरकार थी। तो मैंने वो फिल्म बनाई फेसेस आफ्टर स्टॉर्म, बिहार शरीफ राइट्स के ऊपर में। फिल्म्स डिवीज़न ने मुझे यूनिट दे दी थी, और वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल सी फिल्म थी, लेकिन उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का, पहला मेरा वो 1981 में। और वहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि उस समय तक आने डॉक्यूमेंट्रीज बनाते और चारों तरफ काम करते, मैच्योरिटी थोड़ी मीडियम की आगे थी, और मैंने सोचा कि अब मुझे फीचर फिल्म बनानी चाहिए। तो शैवाल की लिखी हुई कहानी थी, और उनकी कविता मैंने इस्तेमाल की थी फेसेस आफ्टर स्टॉर्म में, कालसूत्र करके कहानी थी। उस पर मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू की, शैवाल भी मेरे साथ थे। ये फिल्म दामुल पटकथा लिखी। कब की बात है? ये 84 में फिल्म, 82 में मैंने शुरुआत की थी, 83 में NFDC का लोन मुझे मिला उसके बाद। लेकिन हुआ क्या कि दामुल के पहले एक दूसरी फिल्म बन गई हिप हिप हुर्रे। हमारे मित्र थे मनमोहन शेट्टी जी, एडलेब्स, उन्होंने 16 मिलीमीटर का रेवोल्यूशन शुरू किया था। तो प्रस्ताव ऐसा आया, हम लोग बात करते करते एक स्कूल और फुटबॉल की लाइफ के ऊपर में। तो तब तक मैंने इसकी स्क्रिप्ट जो है वो NFDC में जमा कर दी थी। तो हिप हिप हुर्रे कंप्लीट करते करते वो लोन अप्रूव हो गया, तो फिर मैंने दामुल बनाई। हिप हिप हुर्रे को भी अच्छी सफलता मिली, लोगों को अच्छी लगी फिल्म, लेकिन रिकग्निशन जो है वो दामुल से आई। दामुल की कास्ट क्या लिया आपने उससे? सब नए लोग थे दामुल में। अनु कपूर थे, और शीला मजुमदार थी, दीप्ति भी थी दामुल में, और बहुत सारे नए लोग थे जो बिहार से और पटना से और थिएटर के कलाकार थे। तो काफ़ी रिकग्निशन मिला उससे? जी, दामुल को फिल्मकारों ने भी बहुत सराहा, क्रिटिक्स ने सराहा, और उसको फिर से राष्ट्रीय पुरस्कार बेस्ट फीचर फिल्म का मिला, जो काफ़ी अच्छा मेरे लिए शुरुआती समय में ही बढ़िया हो गया। कितना पैसा लाया है रे नगीना? 300 मालिक। काहे मुंशी जी, का ड्यूटी है आपका? लाठी चलाना, वो भी जनाना पर। हाँ, कितना पाप करेगा तू? 50 मन साल देने का वादा किए थे और अब भेजते हैं एक मुट्ठी भीख। हमको ये सब में काहे घसीटता है रे? हमरा इज्जत का सवाल है मालिक। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता। आलमी मंजर देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।
उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। मृत्युदंड कब बनी? मृत्युदंड तो उसके 10 साल बाद बनी। तो 10 साल के गैप में क्या किया? एक और फिल्म मैंने बनाई राजस्थान में। अच्छा जी, एक विजय दाम देथा की बिजी की कहानी थी, लोक कथा थी। उस लोक कथा पर इरपिंदर भाटिया करके एक थी और उन्होंने पटकथा लिखी थी। तो मेरे सामने जब वो प्रस्ताव आया तो फिर हम लोगों ने बैठ के उस पर काम किया। बहुत खूबसूरत कहानी थी उनकी। परिणति करके मैंने फिल्म बनाई और वो 87 में मैंने बनाई। बीकानेर के पास डूंगरगढ़ है, तो डूंगरगढ़ के धुओं में मैंने वो फिल्म बनाई। वो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है। बहुत कास्ट क्या थी उसमें? वसंत जोसलकर और सुरेखा सीकरी थे और नंदिता दास थी। वो लड़की छोटी बच्ची काम किया था। उसको भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, उस फिल्म को भी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री जो भी बनाता था मैं क्लासिकल डांस फॉर्म से बनाई। मुझे टेलीविज़न से कुछ काम मिला। मुंगेरी लाल के हसीन सपने का मैंने वो उन्हीं दिनों बनाया था। फिर 1988 के आसपास थोड़ी फिल्मों से मेरी विरक्ति सी होने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद सही काम सही मौके नहीं मिल रहे हैं। कुछ व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव हुए। मेरा विवाह दीप्ति के साथ हुआ था। हम लोग एक दूसरे को चाहने लगे थे। कुछ 85-86 से लेकर के 88 तक हम साथ रहे। उसके बाद फिर थोड़ी सी विरक्ति होने लगी, तो मैं वापस बिहार चला। फिर क्या विवाह? हम लोग सेपरेट हो गए 89 में और 88 में हमने एक बच्ची गोद ली थी। मैं ऑर्फनेजेस में काम करता था, तो एक ऐसा था कि बच्ची को जीवन देना चाहिए। तो उसके बाद मैं चला गया पटना। करीब 4 वर्षों तक 89 से 92-93 तक मैं बिल्कुल ही फिल्म छोड़ करके कुछ अलग अपना काम कर रहा था। कुछ एक आधा NGOs अनुभूति करके जो आज भी काम करती है, कल्चरल क्षेत्र में लोगों को ट्रेन करना, फिल्म एप्रिसिएशन के कोर्सेज करना, ऐसी चीज़ें मैं किया करता था। और उन दिनों के जो सामाजिक परिवर्तन थे, जो 90s में जो हमारी ओपन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हुई या मंडल कमीशन हुए, तो बड़े पोटेंट सोशल चेंज लाने वाले जो दो चीज़ें हुई एक साथ हुई। तो उसमें पटना में थे आप 4 साल? मैं पटना में था, तो इनको ऑब्जर्व करता रहा। और इन्हीं दिनों वो कहानी मृत्युदंड की कहानी जो है वो
उसका जन्म हुआ उस दौरान। जी। तो वो काम उस पे चल रहा था, ऐसे ही मानसिक तरह से नोट्स वगैरह बन रहे थे, बाकी अपना काम मुझे पता लौटा है नहीं। बम्बई वापस? लौटने का कारण मूल ये था कि एक तो फिर फिल्म बनाने की उत्कंठा हुई कि चलो वापस चलते हैं। दूसरी चीज़ ये भी हुई व्यक्तिगत जीवन में कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई 93 में, और ये बच्ची 4-5 साल की मेरी छोटी सी बच्ची, इसकी देखभाल करनी थी और कोई था नहीं। तो हम दोनों चले आए बम्बई और जीवन फिर से 93 में शुरू किया, क्योंकि ना यहाँ घर था, ना अपने पास कुछ पैसे बचे थे, ज्ञान था, कॉन्फिडेंस था। और बच्ची को फिर हमारे मित्र मनमोहन शेट्टी ने हमारी मदद की, तो बच्ची को जाकर के मैंने संजीवन विद्यालय पंचकनी में दाखिला कराया और खुद फिर से यहीं आदर्श नगर है थोड़ी दूर पर, छोटे छोटे कॉटेजेस हैं, एक किराए पे लेकर के वहाँ ऑफिस शुरू किया। अंधेरी ईस्ट में उस समय में रहता था और मृत्युदंड की तैयारी शुरू की। वाह। वहाँ से फिर जीवन अपना। तो कितने साल लगे मृत्युदंड फ्लोर पे आने में? मृत्युदंड मैंने शुरू कर दी थी 95 में, 93, 94 में। उसके बीच में फिर मुझे एक बंदिश करके जो फिल्म जो मुझे नहीं बनानी चाहिए थी वो तूने हमारे पति का ही नहीं, औरत के मर्यादा की हत्या की है। तू नहीं बचेगा, नहीं छोड़ेंगे हम तुमको। और फिर गंगा जल? गंगा जल हमने बनाई मृत्युदंड बनाने के 4 साल बाद। गंगा जल और मृत्युदंड के बीच में 2 और फिल्में बनाई। दिल क्या करे एक अजय देवगन के साथ पहली बार हमारी मुलाकात हुई और हम लोगों एक दूसरे को अच्छे लगे। हम लोगों ने कहा शुरू करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। मेरे पास एक बच्ची की कहानी थी, उनको अच्छी लगी, हम लोगों ने वो फिल्म बनाई अजय, काजल और महिमा को लेके। एक सुभाष घई जी के लिए एक छोटी सी फिल्म राहुल थी, वो बनाई। और गंगा जल की जब पटकथा पूरी हुई तो फिर अजय से बात हुई और गंगा जल उसके बाद बनाई। गंगा जल से फिर बहुत अच्छी पहचान मिली, मतलब एक जो अपनी बात कहने वाली जो एक आर्ट फिल्मों और उसको कमर्शियल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, वो मृत्युदंड से शुरुआत हुई। मृत्युदंड में मुझे समझ में आ गया कि अब मैं दामुल और परिणति जैसी फिल्म नहीं बना सकता। अब मुझे भाषा जो है, ग्रामर जो है, वो कमर्शियल सिनेमा का अपनाना पड़ेगा अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, फिल्मों को दर्शकों तक ले जाना है। तो वो फिर परिवर्तन मैंने शुरू किया, जो वो एक्सपेरिमेंट आज तक चल रहा है। आज शादी है उसका। अगर आज हमारा जमानत ना हुआ ना तो हम जेल तोड़ डालेंगे। बच्चा यादव! अरे आंख दिखाता है, गाँव का लेगा नहीं। अरे फूर दे साला का ना रहेगा, आंख ना करेगा पता। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, दुश्मन तो समाज खुद है अपना। गंगा जल! गंगा जल सब पवित्र कर देंगे। अपहरण कैसा रहा? उसके बाद सारी फिल्में अपने अच्छे आरक्षण पे सुनते हैं ज्यादा विंडो पे सक्सेस नहीं हो पाया, ऐसा कुछ लगा आपको? आरक्षण बहुत ही डिस्टर्ब्ड रिलीज रही उसकी। कैसे? क्योंकि उस वक्त कई स्टेट में तो बैन हो गई फिल्म। मायावती जी ने बैन कर दिया, पंजाब में बैन हो गया, हरियाणा में बैन हो गया, आंध्रा में बैन हो गया, यहाँ महाराष्ट्र में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हुए। और आजकल फिल्मों का जो पहला 3 दिन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पहले 3 दिन बहुत डिस्टर्ब रहे उस फिल्म के, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज खड़े हो गए। जब पिक्चर रिलीज हुई तो सबको पता चल गया कुछ नहीं